Hello everyone, this is Kamalkant welcoming you all at iStudy Online platform. So students, लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक ऑनगोइंग था वो चल रहा था आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने काफ़ी टॉपिक्स को स्टडी कर लिया था। तो अब हम लोग हमारा मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वन इज बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, इस टॉपिक के अंदर देखिए हमें एक्चुअली में क्या करना है, एक एटम की मॉडल को एक्सप्लेन करना है। वी हैव टू एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ एन एटम, कि आपके पास एक जो एटम है उस एटम की स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या होती है। हमें इस चीज़ के बारे में बात करनी है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। क्लियर? तो इस चीज़ को लेकर के हमने बात करनी है। तो इसके अंदर देखो क्या चीज़ निकल के आती है कि आपके पास एक एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते आए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो आपके पास मॉडल था दैट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने आपके पास जो मॉडल दिया था उस चीज़ को क्या बोला जाता है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अब थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम जो था इस मॉडल के डिस्कार्ड होने या उसे नहीं यूज़ करने का आपके पास सबसे बड़ा कारण क्या था कि उसने जो भी चीज़ें आपको बताई थी उनके अंदर उसने कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ नहीं किया। उसने सब कुछ जो है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बेसिस पे काम किया, और अगर उसने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उस चीज़ को नहीं किया तो इस चीज़ को हम लोग इतना ज़्यादा करेक्ट या परफेक्ट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल बेसिक सी चीज़ क्या होती है कि आपके पास चीज़ें जो है वही करेक्ट होती हैं जिनको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जाता है। क्लियर? इसके बाद जो आपके पास मेन मॉडल आया था दैट मेन मॉडल वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड रदरफोर्ड। एंड रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया एटम का, और उसने काफ़ी हद तक एटम के बारे में चीज़ों को समझाने की कोशिश की। और उन्होंने अपने मॉडल के अंदर जो भी ये चीज़ें समझाई थी वो सब की सब चीज़ें किसके बेसिस पे थी, दे आर टोटली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने कहीं पर भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट का जो है वो यूज़ नहीं किया। क्लियर? तो आपके पास जो है रदरफोर्ड के मॉडल की काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट किया गया, बट फिर भी आपके पास हर एक मॉडल के अंदर किसी ना किसी तरह की लिमिटेशन या किसी ना किसी तरह की जो है वो कमी रह जाती है, जिस चीज़ को लेकर के हमारे पास क्या आते हैं नेक्स्ट मॉडल्स का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हुआ कि रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर कुछ लिमिटेशंस आ गई, और उन लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए आपके पास फिर नेक्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम आया विच इज़ योर बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आपके पास जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो एक्चुअली में था क्या, और उस मॉडल के अंदर आपके पास क्या लिमिटेशन आई। क्लियर? तो मैं इन शॉर्ट आपके पास रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात करूंगा। तो हम अगर बेसिक सी चीज़ में भी रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं तो रदरफोर्ड के मॉडल ने क्या बोला था कि आपके पास किसी भी एटम के बिल्कुल सेंटर में एक हैवी मास जैसी चीज़ प्रेजेंट होगी, जिसके ऊपर चार्ज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस एटम के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज चीज़ होगी वो हमेशा इस पॉजिटिव चार्ज के राउंड अबाउट जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रही होगी। क्लियर? तो आपके पास रदरफोर्ड का मॉडल सिंपली क्या था कि आपके पास जो ये एटम है, इस एटम के अंदर आपके पास हमेशा क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा जिसका मास बहुत ज़्यादा होगा, और पूरी की पूरे एटम का जो मास होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में कंसंट्रेटेड होगा, और उसके ऊपर हमेशा चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और जितने भी नेगेटिव चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो सब के सब आपके पास क्या होंगे, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काट रहे होंगे। परंतु इसने एक चीज़ यहाँ पर और बोल दी, इसने यहाँ पर एक और चीज़ क्या बोली कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ये रोटेटरी मोशन के अंदर प्रेजेंट है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मोशन में हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली लूज करेंगे। और अगर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को लूज करेंगे तो बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या जाता जाएगा, न्यूक्लियस के
क्लोज, मतलब जितनी आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होगा। बट जैसे जैसे उसमें मोशन होता जाएगा, मोशन होने की वजह से उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम, और एनर्जी कम होने की वजह से अब उसमें उतनी ताकत नहीं बची, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा। और जैसे ही आपके पास ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन का जो ये सर्कुलर पाथ है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और ये छोटा होता 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 एंड में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एट द एंड किसके अंदर जाके गिर जाएगा, इनटू द न्यूक्लियस। ये चीज आपके पास रदरफोर्ड के मॉडल ने बोली थी। बट जब हम लोगों ने इस चीज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मांगा तो यहाँ पर आपके पास एक लिमिटेशन आ गई, और वो लिमिटेशन आपके पास क्या थी कि जो ये आपके पास न्यूक्लियस होते हैं इनका जो साइज होता है वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर, और जबकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का साइज है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो इन दोनों चीज़ों को अगर देखो तो हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एट द एंड न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिर जाएगा, हमने यही बोला। बट अगर साइजेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का साइज तो ज़्यादा है और न्यूक्लियस का साइज जो है वो क्या है, कम है। अब इसका मतलब रदरफोर्ड ये कहना चाह रहा था कि एक छोटे बॉक्स के अंदर आप बड़े बॉक्स को भर सकते हो, या एक छोटी बॉल के अंदर आप बड़ी बॉल को डाल सकते हो, जबकि ये चीज़ तो आपको पता है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के आपके पास ये डिस्कशन ही खत्म हो गया कि ये चीज़ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। अगर न्यूक्लियस का साइज छोटा है तो इस छोटे साइज की चीज में इतनी बड़ी चीज इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे आ सकते हैं। और इन दोनों के अगर साइजेस का रेशो चेक करो तो ये 10⁵ रेशो के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब इतने बड़े साइज की चीज जो है वो इतने छोटे साइज की चीज के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए आपके पास क्या आया था, नेक्स्ट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। क्लियर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल एंड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम वी हैव टू एक्सप्लेन द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। क्लियर। तो अब बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के अंदर आपके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, किस तरह से उसने किस किस पॉइंट के बारे में स्टडी किया और किस तरह से उसने इनके बीच में जो आपके पास ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का उसको खत्म किया। क्लियर। तो हम लोगों ने सबसे पहली चीज क्या बोली कि आपके पास जो ये बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम है, दिस इज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड नील्स बोर। दिस इज कॉल्ड एज नील्स बोर। और नील्स बोर ने ये सारा का सारा काम आपके पास किस बेसिस पे किया था, ही डू हिज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक्स radiation law. He do the complete work on the basis of Planck's radiation law. इसी वजह से हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम को किसके अंदर स्टडी करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि इसने क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ दैट इज द प्लांक्स रेडिएशन लॉ की क्या ली थी, हेल्प ली थी। और प्लांक्स रेडिएशन लॉ आपके पास सिंपली क्या बोलते हैं, दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड always in the form of packets and those packets are of fixed amount of energy। तो इसलिए एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, NH के बराबर, जहाँ पे आपके पास n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो आपके पास जो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम है वो कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्लांक्स रेडिएशन लॉ। अब हम लोग बात करते हैं इस बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के पोस्टुलेट्स की। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। एक एटम के बोर्स मॉडल की पोस्टुलेट्स की इसने क्या क्या अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी। सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन इसने भी वही दी जो रदरफोर्ड के मॉडल ने दिया था। रदरफोर्ड के मॉडल ने क्या बोला था कि आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड
हैवी मास कहां पर प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट एट द सेंटर एंड दिस हैवी मास इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस एंड negatively charged electrons are revolving around the nucleus. रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो पहला पॉइंट आपके पास बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम ने भी यही बोला कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज चीज होगी, वो पॉजिटिव चार्ज चीज का मास जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, हैवी होगा, और वो जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? बिल्कुल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम, और उस चीज को नाम हमने क्या दे दिया आपके पास? न्यूक्लियस का। सिमिलरली, और जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज चीजें होंगी दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्विंग अराउंड किसके आसपास रिवॉल्व करेंगे? न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट ये बना। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट, अब यहां पर आपके पास क्या बोला गया कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे जो न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके पास रिवॉल्व कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली रोटेटरी मोशन की वजह से अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, और एनर्जी को लूज करने की वजह से उनका जो सर्कुलर पाथ है वो छोटा होता जाता है, जबकि आपके पास वो सर्कुलर पाथ छोटा होता होता क्या करेगा? एट द एंड न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को गिरा देगा। और इसी रामायण की वजह से तो आपके पास क्या आया था? बोर्स का मॉडल। तो इस चीज को बोर ने कैसे एक्सप्लेन किया? उसने बोला कि नो डाउट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग, किधर रिवॉल्व कर रहे हैं? अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट दे डू नॉट lose their energy, but they do not lose their energy। जबकि रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस तो वो अपने पास एनर्जी को लूज करेंगे, जबकि बोर मॉडल क्या बोलते हैं कि वो अपनी एनर्जी को कभी भी लूज नहीं करेंगे। अब इस चीज को देखिए बोर्स मॉडल ने कैसे समझाया कि वो अपनी एनर्जी को लूज क्यों नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? because at that time two forces balance each other, क्योंकि उस वक्त आपके पास क्या होते हैं? दो फोर्सेस ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को क्या करती हैं? बैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से आपके पास इनमें जब बैलेंसिंग हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन अब अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है, सर्कुलर पाथ जो है वो छोटा नहीं होगा, और अगर उसका सर्कुलर पाथ छोटा नहीं होगा तो इसका मतलब आपके पास वो लिमिटेशन खत्म हो गई कि आपके पास अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाके गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर? अब यहाँ पे देखो इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इस चक्कर में घूम रहा था। अब इस चीज को मैं एक सिंपल सी फंडा के साथ कंपेयर करता हूं। कैसे कंपेयर किया? मैंने क्या किया? एक धागा लिया, उस धागे के एक एंड के ऊपर मैंने पत्थर बांध दिया और दूसरा एंड जो वो मेरे हाथ में है, मैंने उसे ऐसे करके क्या किया? गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। क्लियर है ये चीज? अब आप लोग क्या देखते हो कि उस पत्थर के ऊपर भी एक फोर्स लग रही होगी जो क्या चाहेगा कि वो उस धागे को तोड़ के बाहर निकल जाए। दूसरा आपके हाथ के ऊपर फोर्स लग रही होगी उस धागे की तरफ से कि ये धागा टूट जाए और मेरे हाथ को जो है वो रेस्ट फील हो।
क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर भी यही चीज बोल रहे हैं कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर गोल गोल घूमता है तो इसके अंदर क्या होता है, एक इनविजिबल थ्रेड टाइप चीज होती है, और वो थ्रेड किसकी वजह से बना होता है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये एक थ्रेड की तरह काम कर रहे हैं, क्लियर। और ये इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल घूम रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है कि वो क्या चाहता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वो इलेक्ट्रॉन कहीं दूर जाकर गिर जाए। अब सिंपल सी चीज देखो, अगर आप उसे गोल गोल घुमा रहे हो, नॉर्मल स्पीड में घुमा रहे हो, तो वो पत्थर जो है वो नहीं टूटेगा, बट आपने बहुत जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया तो एक पॉइंट आएगा जहां पर वो पत्थर के वहां पर जो थ्रेड है वो टूट जाएगा, और थ्रेड के टूटते ही जो आपका पत्थर है वो कहीं दूर जाकर गिरेगा। ऐसा तो नहीं है कि जब तक वो थ्रेड था तब तक तो वो गोल गोल घूम रहा था, थ्रेड नहीं है तो भी वो गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जैसे थ्रेड टूटेगा आपके पास वो पत्थर जाकर दूर गिर जाएगा। तो सेम यहाँ पर इन्होंने बोला कि आपके पास यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस काम कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने की कोशिश कर रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने की कोशिश कर रही है। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने की कोशिश कर रही है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज अ फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर। ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगती है उसे क्या बोला जाता है आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक ऐसी फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहती है उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये क्या होती है आपके पास, ऐसी फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, एक ऐसी फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को सेंटर से दूर फेंकना चाहती है, उस फोर्स को क्या बोला जाता है आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर। तो हमने यहाँ पे सिंपल सी बात की कि आपके पास क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं, वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज टुवार्ड्स द सेंटर, एंड सेकंड इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर देखो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आना शुरू कर देगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा। मतलब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होता है तो ये पाथ जो है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो ये पाथ जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे बोर ने क्या बोला कि ये जो दोनों फोर्सेस होती हैं, ये दोनों फोर्सेस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट किसके बराबर होती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्लियर। और ये दोनों फोर्सेस के बैलेंस्ड होने की वजह से आपके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहता है, और इस फिक्स ऑर्बिट में घूमने की वजह से ना तो इलेक्ट्रॉन का पाथ छोटा होता है और ना इलेक्ट्रॉन का पाथ बड़ा होता है, जिस वजह से आपके पास रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या हो जाती है, खत्म। कि जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही है तो ना तो पाथ बड़ा होगा ना पाथ छोटा होगा, एट द एंड आपके पास क्या होगा, पाथ वहीं पर रहेगा और इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, घूमता रहेगा। क्लियर। ओके चीज। और इन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन जिस एक ही जगह पर घूम रहे हैं इस जगह को इन्होंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, एनर्जी लेवल। इस जगह को क्या नाम दे दिया इन्होंने, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, जिसके अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हमेशा क्या हो जाएगी, फिक्स। तो आपके पास द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कैसे दिया जाएगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट एक्चुअली में क्या है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, -13.6 Z² ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जहाँ पे आपके पास Z क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर आप हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हो तो 1 पुट कर दो,
अगर हीलियम पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हो तो Z को 2 पुट कर दो, अगर लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हो तो Z को 3 पुट कर दो। क्लियर? और n आपके पास क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्योंकि हो सकता है आपके पास जो फोर्स बैलेंस हो रही है वो यहाँ पर भी हो रही हो सकता है जो फोर्सेस बैलेंस हो रही है वो इस एरिया के अंदर भी हो रही हो, तो आपके पास क्या होगा, ये भी एक वो ऑर्बिट बन गया जिसके अंदर दोनों फोर्सेस बैलेंस है, ये भी एक एरिया बन गया जिसके अंदर दोनों फोर्सेस बैलेंस है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो सकते हैं। तो जो आपके पास ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे पास होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, उससे अगले वाले की वैल्यू 2, उससे अगले वाले वैल्यू की 3। तो आपके पास ऐसे काफ़ी सारे ऑर्बिट्स बन सकते हैं जिनके अंदर ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस होंगी। और उन सबको क्या नाम दे दिया हमने, न्यूक्लियस की तरफ से स्टार्ट करके 1 2 3। क्लियर? तो आपके पास अगर पहले ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो n को 1 पुट कर दो, अगर दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो n को 2 पुट कर दो। क्लियर? तो अगर हाइड्रोजन एटम के लिए मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी En इज इक्वल टू -13.6 ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आप n की वैल्यू को 1 पुट करते हो तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ गई, -13.6। अगर आप n की वैल्यू को 2 पुट करते हो तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली एनर्जी कितनी आ जाएगी, -3.6 के आसपास। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या बोला कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेंगे और फिक्स ऑर्बिट के अंदर घूमते रहेंगे। अगर वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर रहे तो उनकी एनर्जी की भी अमाउंट क्या रही, कांस्टेंट रही। और उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अमाउंट को क्या बोल देते हैं, उस ऑर्बिट की एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा। और ये ऑर्बिट बना किस वजह से है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके पास यहाँ पर दोनों फोर्सेस जो है वो क्या हो गई हैं, बैलेंस हो गई हैं। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स व्हिच हैव फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी, हेंस द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव आल्सो अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी एनर्जी भी हम क्या बोलेंगे, क्वांटाइल्ड है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। क्लियर? अब इसके बाद बात आती है कि इनके अंदर जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स होती है, बिल्कुल उसी तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी क्या रहता है आपके पास, फिक्स। तो देखिए इसके अंदर क्या चीज़ है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपके पास क्या है इसके अंदर, एज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, Similarly, the angular momentum of an electron in an orbit is also quantized। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे हमने ये बोला कि एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्वांटाइल्ड होती है, क्वांटाइल्ड मतलब फिक्स होती है, उसी तरह से उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसके अंदर वो भी क्या होगा, हमेशा क्वांटाइल्ड होगा। और उस एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है आपके पास वो किसके इक्वल होगी, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, h/2π। अगर आप सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 2h/2π। अगर थर्ड एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 3h/2π। और एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली में किसके इक्वल होता है, mvr के इक्वल। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, mvr इज इक्वल टू NH/2π। क्लियर? अब इस चीज को देखो कि हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब एक मतलब तो ये निकल गया कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स हो गई। अब इस इक्वेशन का दूसरा मतलब क्या है,
हमने क्या बोला कि आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये ऑर्बिट आपके पास कैसे बने हैं? इन ऑर्बिट के बनने के पीछे की कहानी क्या है कि एक तो इनके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस होने चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल है तो इसका मतलब इनकी एनर्जी क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो एनर्जी फिक्स होने की कंडीशन तो ये है, क्लियर। अब सेकंड चीज इन्होंने क्या बोल दिया कि इनका एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, फिक्स है। अब एंगुलर मोमेंटम के फिक्स होने की कंडीशन क्या होगी, हमें ये चीज निकालनी है, क्लियर। कि आपने ये बोल दिया कि अगर ये दोनों इक्वल है तो एनर्जी फिक्स है। अब एंगुलर मोमेंटम कब फिक्स होगा, इस चीज की वैल्यू निकालते हैं। अब इस चीज की वैल्यू निकालने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा कंसिडरेशन ले लिया। क्या कंसिडरेशन लिया कि आपके पास ये जो n इज इक्वल टू 1 है और ये जो n इज इक्वल टू 2 है, इनके बीच में मैंने एक डॉटेड सर्कल बना लिया। मैंने बोल दिया कि ये भी तो आपके पास एक ऑर्बिट हो सकते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो ये हम ऑर्बिट क्यों नहीं मान के चल रहे। हमने सीधा ये क्यों बोला कि n इज इक्वल टू 1 के बाद n इज इक्वल टू 2 आएगा और इनके बीच में ये जगह जो है वो क्या पड़ी रहेगी, खाली पड़ी रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन इसमें भी तो मूव कर सकता है। तो इस चीज ने क्या किया, आपके पास प्रूव किया कि एंगुलर मोमेंटम फिक्स होने की कंडीशन क्या होती है, क्लियर। मैंने n इज इक्वल टू 1 को ड्रॉ किया सबसे पहले। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 को ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ ऐसे बनेगा, और अगर मैं डॉटेड वाले को ड्रॉ करता हूं तो वो आपके पास कुछ इस तरह से बना, क्लियर। तो इन दोनों के अंदर हमने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन हमें पता है एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, ये पार्टिकल नेचर भी है और इसका वेव नेचर भी है। तो मास कम होने की वजह से इसमें वेव नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक वेव की फॉर्म में आपके पास क्या करेगा, गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। अब वेव की फॉर्म में जब ये गोल गोल घूमेगा आपके पास, तो क्या करेगा, ये घूमता हुआ ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता हुआ क्या करेगा, जिस पॉइंट से शुरू हुआ है उसी पॉइंट के ऊपर आकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और अपनी वेव को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, क्लियर। मींस इसके अंदर क्या होगी, नंबर ऑफ वेव्स हमेशा क्या रहेंगी, इंटीग्रल। लाइक एक वेव यहाँ पे खत्म हो गई, फिर दूसरी वेव यहाँ पर खत्म, ये तीसरी वेव यहाँ पर खत्म, ये चौथी वेव यहाँ पर खत्म, ये पांचवी वेव यहाँ पर खत्म। तो इसके अंदर टोटल कितनी वेव्स बनी, 5 बनी। दे आर इंटीग्रल इन नेचर। अब इसी काम को अगर मैं डॉटेड वाली लाइन के ऊपर बनाऊं तो डॉटेड वाली लाइन के अंदर हम क्या बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वेव फॉर्म में चलना तो शुरू किया, बट वो वापस उसी पॉइंट पर आकर अपनी वेव को कंप्लीट नहीं कर पाया। जैसे यहाँ से हमने इस चीज़ को शुरू किया, बट ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर वापस अपनी वेव को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इसके अंदर देखो अब कितनी वेव्स बनी, 1 2 3 4। अब यहाँ तक देखा जाए तो ये 4 और 5 के बीच में है, मतलब ये एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम के फिक्स होने की कंडीशन क्या होती है कि जब कभी भी किसी भी एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव्स इंटीग्रल बनती है तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अगर आपके पास ये नंबर ऑफ वेव्स फिक्स नहीं होती हैं, तो नंबर ऑफ वेव्स अगर इंटीग्रल नहीं होती हैं तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी जो है वो फिक्स नहीं हो पाएगा, क्लियर। तो आपके पास इस नेक्स्ट पॉइंट ने क्या बोला कि जैसे एनर्जी क्वांटाइल्ड है, वो किसकी वजह से क्वांटाइल्ड है, इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस होने की वजह से, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, क्वांटाइल्ड होगा। और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होने की कंडीशन क्या है, mvr = nh/2 पाई। और ये एंगुलर मोमेंटम कब फिक्स होगा, जब आपके पास
पास किसी ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव्स क्या होंगी, कंप्लीट होंगी या इंटीग्रल होंगी। अगर नंबर ऑफ वेव्स इंटीग्रल नहीं होंगी तो उनका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स नहीं होगा, और सिर्फ वो ऑर्बिटल्स ही अलाउड होंगे जिनमें ये दोनों फोर्सेस भी बैलेंस हो और जिनमें नंबर ऑफ वेव्स भी क्या बन रही हो, इलेक्ट्रॉन की इंटीग्रल बन रही हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपके पास ऑर्बिट्स भी जो वो है नहीं बनेंगे। क्लियर? तो जितने भी ये ऑर्बिट्स हम लोग पढ़ते हैं n = 1 2 3 4 5 या k l m n o p, ये सब के अंदर आपके पास क्या होता है, ये दोनों फोर्सेस भी बैलेंस होती है और नंबर ऑफ वेव्स भी आपके पास क्या होती है, इंटीग्रल होती है। क्लियर? अब इसके अंदर देखो इन्होंने यहां पर क्या बोला कि जब आपके पास अब इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब कभी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के राउंड अबाउट रिवॉल्व कर रहे होंगे तो ये कभी भी अपनी एनर्जी को अपने आप गेन या अपने आप लूज नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा इस ऑर्बिट में ही प्रेजेंट रहेगा, ये कभी भी इस ऑर्बिट से बाहर नहीं जाएगा। मींस ये अपने आप एनर्जी को ना तो कभी भी गेन करेगा और ना अपने आप कभी भी एनर्जी को लूज करेगा। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर आपके पास इस इलेक्ट्रॉन ने किसी भी तरह की एनर्जी को एमिट करना है या एब्जॉर्ब करना है तो आपके पास हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या तो एक्साइट होंगे या इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाएगा तभी आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से जो एनर्जी है वो या तो एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, मींस इनकी एनर्जी चेंज होगी। अदरवाइज आपके पास इनकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। और इनकी जब एनर्जी चेंज होगी मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन या तो एक्साइट होगा या डी एक्साइट होगा तब आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि उस दौरान भी ये एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी को ही या तो एब्जॉर्ब करेंगे या फिक्स अमाउंट की एनर्जी को ही आप तो आपके पास एमिट करेंगे। उसके अलावा ये किसी और अमाउंट की एनर्जी को कभी भी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करेंगे। देखो इस चीज को हम लोग अब कैसे समझते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है इसने एनर्जी को या तो गेन किया या लूज किया। अगर इसने गेन या लूज किया है तो ये उसी ऑर्बिट में तो अब नहीं रहेगा, ये या तो ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा या नीचे वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। क्लियर? तो हम लोग सिंपल सी बात यहाँ पर क्या बोलेंगे कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जो है जब भी ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा या नीचे वाले ऑर्बिट में जाएगा तो ये कितनी भी अमाउंट की एनर्जी को या तो गेन कर सकता होगा या लूज कर सकता होगा। तो अगेन क्वांटम मैकेनिक्स ने या नील्स बोर के पोस्टुलेट्स ने क्या बोला आपके पास कि नहीं, अगर इसको ऊपर भी जाना है तो भी एक फिक्स एनर्जी ही मिलेगी, अगर इसको लोअर ऑर्बिट पे आना है तो भी इसको फिक्स एनर्जी ही मिलेगी। अब उस चीज़ को देखो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। मान लो पहले मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें है, n = 1 में प्रेजेंट है। द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट n = 1। हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना है। मान लो आपके पास ये जो पहला ऑर्बिट है इसकी एनर्जी है E1, ये जो दूसरा ऑर्बिट है इसकी एनर्जी है E2। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो कितना है, E2 - E1, डेल्टा E = E2 - E1। क्लियर? अब मैं सिंपल सी बात यहाँ पर क्या बोलता हूँ आपके पास, देखिए अब इसमें सिंपल सी बात आपके पास ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को गेन करना है और ऊपर वाले लेवल तक जाना है। क्लियर? मान लो ये जो एनर्जी है E2 - E1 इसकी वैल्यू है 10। क्लियर? अब अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, मान लो मैंने इसे एनर्जी दी 9 अमाउंट की, तो आप लोग सिंपल सी बात क्या समझते हो कि 9 अमाउंट की एनर्जी को देने के बाद इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से उठेगा और कहीं यहाँ जाकर क्या करेगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 तक जाने के लिए तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, आपके पास 10 अमाउंट की, बट इसके पास कितने पैसे हैं, 9, तो ये कहीं रास्ते में ही उतर जाएगा और अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये यहाँ तक आकर रुक गया। अब यहाँ पर देखो कोई भी ऑर्बिट प्रेजेंट नहीं है,
और जब यहाँ पर कोई घर ही नहीं है रहने के लिए तो वो इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, वापस से नीचे आ जाएगा। क्लियर? और जितनी इसने एनर्जी गेन की थी वो सारी एनर्जी को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्लियर? तो मतलब आपके पास क्या हुआ, अगर मैंने कम एनर्जी दी तो ये चीज़ हमें बड़े आराम से समझ में आती है कि कम एनर्जी देने पर आपके पास कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपर लेवल में नहीं जा पाएगा। क्लियर? अब इसी चीज़ को लेकर के मैंने नेक्स्ट काम किया। मान लो आप लोग इसे एनर्जी दे रहे हो 11 अमाउंट की। क्लियर? अब इसको पहुंचने के लिए कितनी चाहिए, 10। मतलब ये था कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 10 रुपये। बट मेरे पास कितने हैं, 11 रुपये। तो ऑब्वियस ही बात है मैं 10 रुपये खर्च करके उस जगह तक पहुंच जाऊंगा और 1 रुपया जो है वो मेरे पास बचा रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि अब जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये या तो पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या बिल्कुल भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते, क्योंकि ये एक पैकेट है और एब्जॉर्ब होगा तो या तो वो पूरा का पूरा पैकेट एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा तो वो पूरा का पूरा पैकेट एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्लियर? तो हमने क्या बोला कि अगर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन 11 अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, 11। तो ये क्या करेगा, अब सीधा ऊपर जाके मतलब ये 2 को भी क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो एनर्जी कितनी है 10, यहाँ पर एनर्जी कितनी है 11। तो ये ऊपर जाके क्रॉस कर गया। अब 2 और 3 के बीच में जो गैप था ये उसके बीच में आ गया। अब अगेन उसके बीच में कोई भी घर नहीं है रहने को, तो अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं रह पाएगा। तो ये अगेन क्या करेगा, सारी की सारी एनर्जी को निकाल के वापस से नीचे आ जाएगा और अगेन इसमें से 11 अमाउंट की जो एनर्जी होगी बाहर निकल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास इसने 10 अमाउंट की एनर्जी को यूज करके ऊपर चला गया और 1 अमाउंट की एनर्जी बाहर निकल गई। इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने इस पैकेट को खोल लिया, उसमें से 10 एनर्जी को यूज किया और 1 को बाहर निकाल दिया, जबकि ये पैकेट कभी भी ओपन नहीं होते हैं। ये पैकेट की वैल्यू आपके पास फिक्स हो चुकी है और ये फिक्स वैल्यू या तो पूरी एब्जॉर्ब होगी या बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होगी। क्लियर? अब मैंने क्या किया, 10 अमाउंट की एनर्जी दी। अब जैसे ही आप 10 अमाउंट की एनर्जी दोगे अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाके रुकेगा, इस लेवल के ऊपर जाके रुकेगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए एग्जैक्ट कितनी एनर्जी चाहिए थी आपको, 10 अमाउंट की। क्लियर? तो हमने क्या बोला, 10 अमाउंट की एनर्जी जैसे मिली ये 2 के ऊपर जाके रुका, वहां पर इसको घर दिखा तो ये वहां पर क्या हुआ, रुक गया और अब कोई भी एनर्जी जो है वो बाहर नहीं निकली। तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आता है कि जब कभी भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से अपर लेवल पर जंप करता है तो जब तक उसको एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी नहीं मिल जाती, फिक्स अमाउंट की एनर्जी मतलब ना तो एनर्जी की वैल्यू उससे ज़्यादा होनी चाहिए ना एनर्जी की वैल्यू आपके पास उससे कम होनी चाहिए। अगर जब तक उसको फिक्स अमाउंट की एनर्जी नहीं मिल जाती तब तक वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर आपने ज़्यादा दी तो वो उससे ऊपर निकल जाएगा, अगर कम दी तो वो उससे नीचे रह जाएगा और दोनों केसेस में ही उसके पास ठहरने के लिए जगह नहीं है। तो इसका मतलब वो वहाँ पर नहीं रुकेगा और सारी की सारी एनर्जी को जो है वो बाहर निकाल देगा। और इस चीज़ को क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन, कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, क्वांटाइल्ड है। क्वांटाइल्ड का मतलब क्या है, इनकी खुद की एनर्जीज भी फिक्स है और ये फिक्स अमाउंट की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब या लूज करेंगे, ना तो उससे ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना उससे कम अमाउंट की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास कुछ रूल्स थे या पोस्टुलेट्स थे नील्स बोहर के मॉडल के, जिसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया था, एक एटम को कंप्लीटली रिप्रेजेंट किया था कि एक एटम कंप्लीटली देखने में कैसा लगेगा। और जो फिक्स अमाउंट की एनर्जी ये एब्जॉर्ब करते हैं वो हमेशा किसके इक्वल होती है कि एक्साइटेड लेवल की कितनी एनर्जी है माइनस ग्राउंड लेवल की कितनी एनर्जी है। जितना इनकी एनर्जी का डिफरेंस होगा एग्जैक्ट उतनी एनर्जी ही क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ना तो उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी ना उससे कम एब्जॉर्ब होगी। क्लियर? अब आपके पास क्या हुआ, अगेन वही चीज़ जो मैंने पहले बोली थी कि चाहे किसी भी तरह का कोई भी मॉडल आ जाए, चाहे वो जितना मर्जी चीज़ों को एक्सप्लेन कर ले, बट फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई कमियां हमेशा रह ही जाती हैं।
और उनके अंदर जो ये कमियां रह जाती हैं उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, उनकी लिमिटेशंस या उनके डिफेक्ट्स। क्लियर। तो बोहर ने क्या किया, काफ़ी हद तक चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया एक एटम के बारे में कि आपके पास जो एक एटम है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में होगा, इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेंगे क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स हो जाती है, बिकॉज उनमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बैलेंस हो जाते हैं। थर्ड उसने क्या बोला, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स होती है उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होते हैं। और एंगुलर मोमेंटम फिक्स होने का मतलब क्या होते हैं कि एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसमें इंटेग्रल नंबर ऑफ वेव्स होनी चाहिए, और ऐसे ऑर्बिट जिनमें ये दोनों कंडीशंस अचीव हो जाती हैं उनके अंदर आपके पास ऑर्बिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन वहां पर घूमना शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट हमने क्या बोला कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो ये उस ऑर्बिट में पड़ा कभी भी एनर्जी को लूज या एनर्जी को गेन नहीं करते हैं। अगर इसे एनर्जी को लूज या एनर्जी को गेन करना है तो ये एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा और फिक्स अमाउंट की एनर्जी को ही लूज करेगा, और वो करने के बाद ये अपने ऑर्बिट को चेंज कर लेगा। अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो पहले ऑर्बिट से उठ के दूसरे में चला जाएगा, और अगर आपके पास वो एनर्जी को लूज कर रहा है तो वो दूसरे से उठ के पहले में आ जाएगा, और वो जो एनर्जी लूज या गेन होगी वो भी क्या होगी, फिक्स होगी। उनके अलावा कोई और अमाउंट की एनर्जी गेन या लूज नहीं हो सकती। ये आपके पास क्या थे, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के पोस्टुलेट्स। अब हम लोग बात करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम की डिफेक्ट्स के बारे में कि इसके अंदर आपके पास क्या क्या कमियां रह गई। अब इसमें सबसे पहली चीज की जो कमी है वो ये है कि बोर ने जो ये सारा का सारा काम किया था ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया था, ऐसे एटम्स के लिए या ऐसे चीज़ों के लिए जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हो। मींस आपके पास जो बोर ने काम किया था वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिस्टम के लिए किया था जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। आपके पास उसने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो काम है वो नहीं किया। तो हम लोगों के पास सबसे पहला डिफेक्ट क्या आ गया, इट डज नॉट एक्सप्लेन द spectrum of multi-electron system. It does not explain the spectrum of multi-electron system. इसने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया था, only for the single electron system like hydrogen, He positive, Li2 positive, beryllium 3 positive, etc. Means hydrogen like पार्टिकल्स। क्लियर। या तो हाइड्रोजन के लिए किया था या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए किया था। क्लियर। उसके बाद सेकंड चीज आपके पास क्या आई थी, इसके बाद इसके अंदर सेकंड आपके पास पॉइंट क्या आया था, दैट वन इज दैट कि इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, कि इसने स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस के बारे में बात नहीं की थी। अब स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास सिंपल सा क्या बोला जाता है कि जब भी आपके पास एक स्पेक्ट्रम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है, जब कभी भी एक स्पेक्ट्रम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या करती है, उस स्पेक्ट्रम को स्प्लिट कर देती है, उस स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग कर देती है। मींस आपके पास क्या चीज़ है कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है उसमें स्पेक्ट्रम ऐसा आ रहा है तो जैसे आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो
तो ये एक लाइन जो है वो एक लाइन से किस में कन्वर्ट हो जाती है, 2 लाइन या 3 लाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और इस तरह के इफेक्ट को क्या बोला जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होते हैं, इसे बोलते हैं स्टार्क्स इफेक्ट। तो इसने क्या किया, आपके पास स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया कि जब कभी भी आप एक स्पेक्ट्रम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी तरह से जब स्पेक्ट्रम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तब भी वो आपके पास स्पेक्ट्रम की जो है क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। और इस तरह के स्पेक्ट्रम की जो है स्प्लिटिंग हो जाती है। और इस तरह के इफेक्ट को क्या बोला जाता है आपके पास, ज़ीमान इफेक्ट। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम स्प्लिट हो रहा है तो वो क्या है, ज़ीमान इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रम स्प्लिट हो रहा है तो वो क्या है, स्टार्क इफेक्ट। तो आपके पास जो ये बोर मॉडल है उसने ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग की बात की, ना मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग की बात की। मतलब ना तो उसने स्टार्क इफेक्ट की बात की, ना ही उसने आपके पास ज़ीमान इफेक्ट की बात की। क्लियर? तो ये आपके पास सेकंड चीज आ गई। अब इसके बाद आते हैं इसके अंदर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के अंदर आपके पास क्या है कि इसने ये चीज कंसीडर किया कि आपके पास जो एटम है वो एक 2 डायमेंशनल है। इसने अपने एटम को क्या माना, 2 डायमेंशनल, जबकि तब तक ये चीज ऑलरेडी प्रूव हो चुकी थी कि जो आपके पास एटम होगा वो क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा। क्लियर? ये उसका नेक्स्ट इफेक्ट। उसके बाद फोर्थ डिफेक्ट इसका क्या था कि इसने डू नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसने मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में किसी भी तरह की बात नहीं की। और इसके बाद जो लास्ट है फिफ्थ, हमारे पास 2 बहुत ही ज़्यादा रिलायबल प्रिंसिपल्स थे या वेल नोन प्रिंसिपल्स थे, जिनमें से आपके पास एक प्रिंसिपल क्या है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड सेकंड आपके पास क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये दोनों प्रिंसिपल जो है वेल नोन है, बट आपके पास जो बोहर मॉडल है उसने इन दोनों प्रिंसिपल्स को यूज नहीं किया और अपने स्पेक्ट्रम का रिजल्ट दे दिया। अब इसने नहीं यूज किया और स्पेक्ट्रम का रिजल्ट दिया, इसका मतलब क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि आप कभी भी एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते। यही चीज़ थी, बट इसने यहाँ पे क्या बोला कि आपके पास एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन उसने फिक्स कर दी कि वो सिर्फ इधर इधर ही मिलेगा। तो इसका मतलब उसने एग्जैक्ट पोजीशन बता दी। सेकंड उसने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी जो है वो क्या होगा, फिक्स होगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, NH/2π के। मतलब बोर मॉडल क्या बोल रहे हैं, आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम जो है वो एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो, और वो भी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है। जबकि हाइजेनबर्ग क्या बोलते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए इन दोनों चीज़ों को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना क्या है, मुश्किल। और सेकेंड डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या था कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं सब मटेरियल्स के अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी है और वेव कैरेक्टर भी है, जबकि आपके पास बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर किया, वेव कैरेक्टर, ना कि इसका पार्टिकल कैरेक्टर। क्लियर? तो आपके पास सिंपल सी चीज क्या निकली कि ना तो इसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज किया, ना डुअल नेचर ऑफ मैटर को यूज किया, जबकि आपके पास ये दोनों प्रिंसिपल्स वेल नोन है, इन्हें गलत नहीं ठहराया जा सकता, जबकि आपके पास बोर मॉडल इन्हें गलत ठहरा रहे हैं। क्लियर? तो आपके पास ये 5 कुछ डिफेक्ट्स से जिनकी वजह से बोहर मॉडल के अंदर कुछ सुधार करने की हमें जरूरत महसूस हुई। अदरवाइज आपके पास जो बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स हैं वो इतने रिलायबल थे कि आप इनके बेसिस पे अपना काम बहुत इजीली कर सकते हो, और काफ़ी हद तक वो कंसेप्ट्स आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने स्टडी किया बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। आई होप सो ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं आपके क्वांटम मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और विद द न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन।